subscribers and my dear students, today I am starting class 9th Why Do We Fall Ill, a chapter. So in this chapter firstly we will understand the health. So according to WHO, health is a complete state of physical, mental and social well-being. तो WHO ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी उसमें हम समझेंगे कि हेल्थ के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। हेल्दी आदमी के अंदर 3 बैलेंस पैरामीटर होते हैं। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मतलब वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसकी बॉडी में कोई किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए। अगर उसे सिर में दर्द है या बुखार भी है तो भी वो उस दिन हेल्दी नहीं है। अगर उसे टूथ एक भी है तो वो हेल्दी नहीं है। इट मीन्स फिजिकली फिट यानी नो पेन इन द बॉडी। मेंटली मीन्स पर्सन शुड बी इन गुड ऑफ आइडियाज, पॉजिटिव थिंकर, उसके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हों और वो जो है पॉजिटिव थिंकर हो। देन एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, then it is mental. And social well-being, it means person should be free from any type of addictions. जैसे होता है कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है। तो 3 पैरामीटर होते हैं WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ के। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी जिस व्यक्ति में ये 3 पैरामीटर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अच्छी तरीके से होंगे, वही हेल्दी होगा। मान लीजिए फिजिकली वो फिट है, ठीक है, लेकिन मेंटली उसका दिमाग जो है बैड आइडियाज से भरा हुआ है, उसे डिप्रेशन है, उसे ज्वेलसी होती है और वो हमेशा नेगेटिव सोचता है। इट मीन्स वो हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरीके से हम देखें, अगर वो फिजिकली फिट है और मेंटली भी फिट है लेकिन वो स्मोकिंग करता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो भी वो हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसने बताया हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब देखते हैं हम हेल्दी और डिसीज फ्री क्या होता है। हेल्दी वो व्यक्ति है जिसका फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग तीनों पैरामीटर उसके अच्छी तरीके से हैं, यानी बैलेंस्ड हैं, उसे किसी तरीके की परेशानी नहीं है, वो फिजिकली, मेंटल और सोशली अच्छा व्यक्ति है, उसकी समाज में एक रेपुटेशन है। उसके बारे में अगर पूछें तो 10 व्यक्ति यही कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो ये कहलाते हैं हेल्दी लोग। इसके बाद आता है डिसीज फ्री। इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है उसके शरीर में किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो यानी फिजिकली फिट है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जो है मेंटली या सोशली अच्छा व्यक्ति नहीं है। मेंटली उसे डिप्रेशन है या किसी तरीके का सोशली बहुत एडिक्शन करता है, तो वो डिसीज फ्री की कैटेगरी में आएगा। तो सेकंड पॉइंट हम देखें, यहाँ देखें सेकंड पॉइंट, ए हेल्दी पर्सन विल बी डिसीज फ्री। जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। ए डिसीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। ए डिसीज फ्री पर्सन जो है वो हेल्दी भी हो सकता है और हेल्दी नहीं भी हो सकता है। तो हमने देखा हेल्दी और डिसीज फ्री में डिस्टिंग्विश। इसके बाद हम देखें डिसीज जो है वो कहलाती है द स्टेज ऑफ अनकम्फर्ट। द स्टेज ऑफ डिसकम्फर्ट इज नोन एज डिसीज, यानी डिस प्लस ईज। डिस का मतलब है अन, ईज का मतलब है कंफर्ट, यानी द स्टेज ऑफ अनकंफर्ट इज कॉल्ड डिसीज। तो डिसीज के जो फैक्टर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर को जो है हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं और इंटरनल फैक्टर को हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। देखें, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही होते हैं, जिसकी वजह से कोई बीमारी हमें पनपती है। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा तो हार्ट अटैक उसका इंटरनल फैक्टर है, वो उसकी बॉडी का प्रॉब्लम है कि उसके हार्ट
ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे हार्ट अटैक पड़ा है। तो उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में जैसे पुअर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, जैसा भी हमने समझा, हार्ट, लीवर, किडनी, अगर उसके हार्ट, लीवर या किडनी कोई बॉडी ऑर्गन्स उसके काम नहीं कर रहे हैं तो उसका बॉडी का इंटरनल कारण है, तो इसीलिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। इसी तरीके से आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर में होते हैं जैसे हीमोफीलिया है, एल्बिनिज्म है, इनका इलाज नहीं होता है जैसे। तो इस तरीके के जो सिंस बॉर्न डिसीजेज होती हैं, जो जन्म के समय से ही होती हैं और पूरी जिंदगी साथ रहती हैं, तो उन्हें कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे फिनाइलकेटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, या इसी तरीके से हम देखें हीमोफीलिया है। ये बीमारियां जो होती हैं ये कभी सही नहीं होती हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में देखें, अगर किसी व्यक्ति को जैसे इंसुलिन नहीं निकलता तो डायबिटीज उस व्यक्ति को होगी, दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी, क्योंकि उसकी पेनक्रियास काम कर रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं थायराइड हमारे गले में होती है, अगर उससे थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो डिसीज हो जाएगी, थायराइड डिसऑर्डर्स होंगे। तो वो उसकी बॉडी का इंटरनल फैक्टर है, इसलिए हार्मोनल फैक्टर जो है वो कैसे होंगे, इंट्रिंसिक। इसके बाद है इम्प्रॉपर इम्यून सिस्टम। अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे बुखार आ गया या बॉडी में पेन हो गया या कहीं पर उसके सूजन आ गई या उसके कहीं एलर्जी हो गई, तो ये सब उसकी बॉडी के इंटरनल कारण है। तो हमने देखा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में इसको ध्यान से देखें, पुअर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लीवर, किडनी। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिससे डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इम्प्रॉपर इम्यून सिस्टम की वजह से एलर्जी हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर हैं जिसमें बीमारी का कारण बाहर से होता है। बाहर से होता है क्या, जैसे मल न्यूट्रिशन। जैसे वो बच्चा है, ग्रोइंग बॉडी है और उसे पॉवर्टी की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके जो है वेट नहीं बढ़ेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये उसका कारण है एक्सटर्नल। इसी तरीके से सेकंड है पैथोजन। पैथोजन में हम देखते हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोनल, ये सब पैथोजन है जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती है। जब हम बाहर के फूड स्टफ खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं या खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, पर्सनल हाइजीन हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोनल किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो ये बीमारियां जो होती हैं पैथोजन की वजह से होती हैं। पैथोजन एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ फैक्ट्रियां, स्मोक्स बहुत है या एयर पॉल्यूशन बहुत है, तो इसे कहते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो ये सब जो है होते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, जिसका कारण है एक्सटर्नल। तो इसीलिए एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट एक्सटर्नल फैक्टर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्शन करते हैं, जैसे तंबाकू या शराब। तंबाकू और शराब दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तंबाकू से कैंसर होने का पूरा चांसेस रहते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि वो अगर तंबाकू यानी स्मोकिंग करेगा या शराब पिएगा तो उसे जो है उसका किडनी पर, लीवर पर या कैंसर होने का चांसेस बन जाते हैं, अगर वो टोबैको का और अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में सेवन करता है। तो ये हमने देखा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, अभी हम यहाँ डिसीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिसीज के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, डिस प्लस ईज। डिस मतलब अन और ईज मतलब कंफर्ट। द स्टेज ऑफ अनकंफर्ट इज कॉल्ड डिसीज। ओके, सो डिसीज क्लासिफिकेशन, दिस इज डिसीज क्लासिफिकेशन। ये क्या है, डिसीज का क्लासिफिकेशन है। ओके, तो डिसीज क्लासिफिकेशन में डिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। कंजेनाइटल डिसीज, दीज आर सिंस बर्थ। जब बेबी जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय ही होती हैं, तो इस तरीके की डिसीज को हम कहते हैं कंजेनाइटल सिंस बर्थ। ओके, नाउ एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज जो होती हैं वो डिसीज होती हैं जो बर्थ के बाद होती हैं, बच्चे के बड़े जन्म लेने के बाद, उसके जीवन काल में कभी भी हो सकती हैं। दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड
the diseases which occur after birth known as acquired. Acquired diseases are of two types, communicable and non-communicable. So acquired diseases are of two types, communicable are of two types, contagious और non-contagious. तो जैसे देखें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है इसमें, डायरेक्ट ट्रांसमिशन पैथोजन का, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, फंगल है, तो इन सब का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट अगर किसी को बैक्टीरियल जैसे टीबी की बीमारी है, ठीक है, किसी को जो है निमोनिया है, किसी को जो है आई फ्लू है, हम जानते हैं ना, तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं तो ये सब बीमारियां कम्युनिकेबल होती हैं। कम्युनिकेबल का मतलब है एक इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएं। अगर हम किसी अनहेल्दी या इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हैं तो बस बैठने से ही वो जो है ट्रांसफर हो जाए। जैसे आई फ्लू के साथ होता है, अगर आप आई फ्लू वाले मरीज के साथ बैठे हैं तो तुरंत जो है 10-15 मिनट बाद आई फ्लू हमें भी हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे चिकन पॉक्स वाले मरीज के साथ अगर हम बैठे हैं तो हमें चिकन पॉक्स होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं, दैट दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। तो इन्फेक्शियस डिसीज में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टीबी इन्फेक्शियस डिसीज है, इसी तरीके से चिकन पॉक्स इन्फेक्शियस डिसीज है, और अगर हम देखें ये इस समय कोरोना जो चल रहा है ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कोरोना वायरस से हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक, तो ये तो हो गया कम्युनिकेबल। अब आता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल आर दोज डिसीजेज विच नेवर ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या बीमार व्यक्ति से हेल्दी आदमी में वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे डेफिशिएंसी डिसीज। मान लीजिए किसी को विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी उसे ही होगी, दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी, तो दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अगर किसी बच्चे को प्रोटीन की कमी है तो उसे हम कहते हैं मैरस्मस की बीमारी हो गई, तो वो बीमारी उसी बच्चे को होगी, दूसरे बच्चे को नहीं होगी, तो दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज, जिसमें एग्जाम्पल हो गया मैरस्मस, जैसे मैरस्मस, स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी हो गई विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई से स्टेरिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से जो डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो गया, तो ये कहलाती है डेफिशिएंसी डिसीज। इसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक डिसीज। मेटाबॉलिक डिसीज भी उस व्यक्ति के अंदर है, जैसे उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी चल रही है जिसकी वजह से उसे आर्थराइटिस है या गाउट है, इस तरीके के डिसऑर्डर हो गए, तो दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसीज, जो कि कभी भी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे आर्थराइटिस एंड गाउट, ये इस तरीके की बीमारियां होती हैं, गठिया, मेटाबॉलिक डिसीजेस हैं। इसके बाद है डीजेनरेटिव कैंसर डिसीज। ये डीजेनरेटिव कैंसर डिसीज है, तो ये हम देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर कुछ डीजेनरेटिव डिसीजेस कह सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर डीजेनरेटिव कैंसर तो कम्युनिकेबल में, अभी से हम कह सकते हैं डीजेनरेटिव डिसीजेस। डीजेनरेटिव डिसीजेस में बॉडी के अंदर जो है डिसफंक्शनिंग होने पर, ऑर्गन के डिसफंक्शनिंग होने पर ये बीमारियां होती हैं, डीजेनरेटिव डिसीजेस। किसी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन अगर ढंग से काम नहीं करें तो डीजेनरेटिव डिसीजेस हो जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो उसे ही बीमारी होगी किडनी की डिसीज की, दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी। इसी तरीके से हम देखें मेटाबॉलिक एलर्जीज, किसी में बॉडी के अंदर एलर्जीज हो जाती हैं तो वो उसके मेटाबॉलिक के डिस्टरबेंसेस की वजह से होती हैं, वो उसको है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होंगी। इसी तरीके से इंजरी है, इंजरी में आता है जैसे फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, उस व्यक्ति को हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। तो इस तरीके की जो डिसीजेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड। तो अभी हमने समझा कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। कंजेनाइटल डिसीज बच्चे के जन्म के लेने के साथ ही होती हैं, दीज आर सिंस बर्थ, लेकिन एक्वायर्ड जो होती हैं वो
एक्वायर्ड जन्म के बाद किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में हो सकती हैं, तो एक्वायर्ड डिसीजेस कहलाएंगी। द डिसीजेस विच अकर आफ्टर बर्थ नोन एज एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड की हमने देखा यहाँ दो फॉर्म हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल आर दोज डिसीज विच आर डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू healthy person. These are called communicable diseases, and non-communicable diseases are never transfer from infected person to healthy person. और disease बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होंगी, ये कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज देखा। मैं समझता हूं आप लोग इसी वीडियो को समझते हुए अपना काम कर रहे होंगे, तो इसे कंप्लीट करें, कंप्लीट योर वर्क। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस, कि कितने टाइप की डिसीजेस होती हैं और डिसीज कैसे स्प्रेड होती हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। ओके।